चलिए आज देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है ये द हिंदू से लिया गया है। ये नक्सल अफेक्टेड जो एरिया है और उनमें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारी फोर्सेस को, उनके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो खास तौर पे हम सीआरपीएफ जो हमारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उन्हें कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी कॉजुअलिटीज हुई है पिछले कुछ वर्षों में और इनके तरफ से कितनी सफलता अभी तक मिली है इस फोर्स की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए, उन सारी चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये हमारे बजट के संबंध में है। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को हम यहाँ पर, शब्दावली को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि बजट में यूज किए गए। अंत में जैसे आपको पता है न्यूज इन फ्लैश होता है जो कि लॉ सीखो का इनिशिएटिव है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि संसद में बजट किन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या किसने अभी संसद में हाल ही में बजट प्रस्तुत किया। आपका ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति ने, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर केंद्रीय वित्त मंत्री, या ऑप्शन डी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर आते हैं। वो यह है कि वामपंथी उग्रवाद क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है और इससे निजात पाने के लिए कौन से कदम उठाए जा चुके हैं और कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है। तो चलिए जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, वामपंथी उग्रवाद है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 2020 में नवंबर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ कोबरा थे, दैट इज कमांड बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यूनिट, निखिल पी भालेराव, इनकी मृत्यु हो जाती है। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस पे ये आ गए थे, उसके चलते हुए इस पर्टिकुलर डिवाइस से उनकी मृत्यु कर दी गई थी। तो ये अपने आप में बहुत अत्याधुनिक एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है जो कि आतंकवाद के लिए, टेररिज्म के लिए यूज किया जाता है खास तौर पे। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE क्या है, वामपंथी उग्रवाद क्या है। सो वामपंथी उग्रवाद जिसे नक्सलवाद और माओवाद के नाम से भी जाना जाता है, वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित राज्य के खिलाफ शस्त्र विद्रोह का एक रूप है। वामपंथी उग्रवाद को विश्व स्तर पर माओवादी और भारत में नक्सलियों के रूप में जाना जाता है। तो कुछ इंसिडेंट हुए हैं इस वामपंथी उग्रवाद के देखने को मिले हैं। 2008 में जब 80 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो जवान थे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये इंसिडेंट जो है वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो यहाँ पे भी लैंड माइन एक ब्लास्ट किया गया था इनके द्वारा, जिसके द्वारा इतनी बड़ी कॉजुअलिटी हुई थी। उसके बाद में 2010 में उसी तरीके का एक और अटैक देखने को मिला था जिसमें 76 सीआरपीएफ के जो जवान थे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुआ था। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं, कुछ डेटा है जो नक्सलवादी है उनसे संबंधित में। तो यहाँ पे कितने नक्सलवादियों को मारा गया है या उनको न्यूट्रलाइज किया गया है या उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया है। तो न्यूट्रलाइज मतलब कि यहाँ पे जो वो इस उग्रवाद की मानसिकता से वो जूझ रहे हैं वहाँ से निकाल के उनको वापस एक नॉर्मल लाइफ में लाना। तो यहाँ पे अगर 2009 से 11 की बात करें तो सीआरपीएफ किल्ड एंड न्यूट्रलाइज्ड अराउंड 200 मॉल्स, तो 200 नक्सलवादियों को यहाँ पर मारा गया है या उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। वही 2019 में देखें तो ये आंकड़ा 55 के पास में है कि 55 मॉइस्ट जो है नक्सलवादी जो है उन्हें मारा गया। उसके अलावा 2020 में देखें तो 32 मॉइस्ट जो नक्सलवादी है उनकी हत्या, उनको मारा गया। तो यहाँ पे अगर पूरे आंकड़े देखें हम एक दशक के 2010 से 20 की जो दशक बीता, इस दशक के आंकड़े देखें तो 569 जो माओवादी है उनको मारा गया और वही 359 जो है उनको सरेंडर करने के लिए हमारे जवानों के द्वारा, हमारी फोर्सेस के द्वारा करवाया गया। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स नीडेड है, कुछ कदम उठाने जरूरी है। सबसे पहले इंटेलिजेंस सेटअप इन
LWE अफेक्टेड एरिया नीड्स टू बी गियर्ड अप। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस हमारा जो सेटअप है उसको और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। राइटर ने ये बताया है उन क्षेत्रों में जो कि नक्सल अफेक्टेड है। उसके अलावा जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होते हैं इनको और हमें ध्यान देना चाहिए और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे ये हमले नहीं हो उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाने चाहिए और हमारी फोर्सेस को और हमारे सिस्टम को उस तरीके से तैयार करना चाहिए। उसके अलावा एक्सटेंसिव यूज ऑफ बल्गेरियन मेलिनोइड स्टॉक्स फॉर टाइमली डिटेक्शन ऑफ IEDs। तो यहाँ पर जो कमांडेंट रह चुके हैं निखिल पी भालेराव, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के लिए जो IED यूज किया गया था इसका डिटेक्शन किया जा सकता है इस पर्टिकुलर बेल्जियन मेलिनोइड स्टॉक्स के द्वारा। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाना चाहिए जिससे ऐसी पॉसिबिलिटी से बचा जा सके। उसके अलावा ड्रोन्स जो है ड्रोन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके अलावा एफर्ट टू अपग्रेड टेक्निकल इंटेलिजेंस, जो हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस है उसे भी और अच्छा करने की आवश्यकता है। उसके अलावा इंश्योर पक्का अकोमोडेशन फॉर CRPF पर्सन। तो खासकर छत्तीसगढ़ के ये एरिया में देखने को मिल रहा था कि जो हमारे CRPF जवान हैं उनको बहुत ही एक टेम्पररी टाइप के अकोमोडेशन में रहना पड़ता है, झोपड़ियों में रहना पड़ता था, जो कि ना सिर्फ किसी भी अटैक से बचने के लिए एक बहुत ही नामुमकिन सा एक एकोमोडेशन प्लेस है, उसके अलावा और बारिश और गर्मियों के टाइम में भी हमारे जो जवान हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ पर एक पक्का हाउस उन्हें पक्का एकोमोडेशन में देने की आवश्यकता है। उसके अलावा एडिक्वेट फंड्स, ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये सारी फैसिलिटी तब आ पाएंगी तब आप इनको एडिक्वेट फंड्स अलॉकेट करोगे। तो एडिक्वेट फंड्स भी अलॉकेट करने की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं ये कुछ एरियाज है जो सबसे ज़्यादा आपको डार्क रेड एरियाज दिख रहे होंगे, ये वो एरियाज है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नक्सल अफेक्टेड एरिया। उसके बाद में फिर आपको ऑरेंज और येलो की कुछ एरिया देखेंगे जहाँ पर मॉडरेट या मार्जिनली अफेक्टेड ये स्टेट्स हैं। उसके अलावा जो हमारी डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी भी जानकारी दी गई है कि कौन कौन से होते हैं। ये ITBP होता है जो कि इंडियन जो पुलिस फोर्स हमें कहते हैं, वही अगर हम पाकिस्तान के साइड से लगे हुए में देखिए या बांग्लादेश से लगी हुई सीमाओं को देखो तो वहाँ पर BSF होती है। उसके अलावा NSG जो है वो जो टेररिस्ट गतिविधियाँ है उनको देखने के लिए भी होती है। और उसके अलावा जो हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स है कि आंतरिक सुरक्षा बने रहे उसके लिए है। उसके अलावा CISF है, CRPF है, NCC है, टेरिटोरियल आर्मी है। उसके अलावा ये और कुछ आर्मी से जहाँ पर जो कि हमारे देश की केवल एक्सटर्नल नहीं इंटरनल जो आंतरिक सुरक्षा है उनका भी ध्यान रखती है। तो चलिए दूसरा जो आर्टिकल है उसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वॉशिंगटन कंसेंसस। तो वॉशिंगटन कंसेंसस जो कंसेंसस है कॉइन्ड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन। तो जॉन विलियमसन जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा इसको टर्म किया गया है। रेफर टू सेट अप अ फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसी सपोर्टेड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इट सपोर्ट्स एन इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूस्ड रोल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और उसके साथ में स्टेट का रोल कम करना। तो वॉशिंगटन कंसेंसस की एक धारणा जो है हमें इस साल के बजट में दिखी। उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई है उनमें एक बराबर हिस्सेदारी बनी रहे। खास तौर पे डिमांड साइड की ग्रोथ करना इस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य रहता है जो डिमांड साइड है उसकी ग्रोथ करना, उसे और प्रोत्साहित करना। उसके अलावा FRBM एक्ट, अब FRBM एक्ट जो है ये सन 2000 में यशवंत सिन्हा उस समय के जो वित्त मंत्री थे उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया और ये इफेक्टिव हुआ है 5 जुलाई 2004 से। तो यहाँ पे फिशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है उनमें एक पारदर्शिता आई और जो राजकीय कोषीय जो हमारे अकाउंट्स रहते हैं उसमें एक स्टेबिलिटी बने रहे, उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टेबिलिटी बना रहे, फिशियल स्टेबिलिटी बने रहे, उसके लिए इस पर्टिकुलर एक्ट को लाया गया था। उसके अलावा पब्लिक डेट जो होता है, पब्लिक डेट मतलब जो हमारे राष्ट्र पर, नेशन पर डेट है, मतलब हमने किसी इंडिविजुअल से, किसी सरकारों से, किसी बिजनेस से हमने कितना लोन लिया है, मार्केट लोन्स के फॉर्म में, ट्रेजेबल बिल्स के फॉर्म में, स्पेशल लोन्स के और सिक्योरिटीज जो है उसके फॉर्म में, तो उसे हम मार्केट डेट के रूप में जानते हैं।
तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जो स्मॉल सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड्स और जो अदर अकाउंट्स है या रिजर्व, सरप्लस एंड डिपॉजिट्स है वो पब्लिक डेट में इंक्लूड नहीं होते हैं। सो शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो पब्लिक डेट इज गुड एज इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा फंड्स टू अ कंट्री टू इन्वेस्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो छोटे तौर पे अगर एक सीमित समय के लिए देखें तो ये तो अच्छा है क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा फंड सरकार को प्रोवाइड करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा देता है, जो कि इतना अच्छा संकेत नहीं होता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं न्यूज इन फ्लैश में। तो पहली जो खबर है ये म्यांमार से है। यहाँ पर जो है मिलिट्री कूप हुआ है कि वापस मिलिट्री ने तख्ता पलट करके अपना शासन वापस स्थापित कराया। ये इसलिए किया गया, इनका कहना है मिलिट्री का, कि नवंबर 2020 में जो चुनाव हुए जिसमें एक डेमोक्रेसी की आस म्यांमार में वापस आती हुई दिखी, आर्मी का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज हुई, इसमें करप्शन हुआ, ये फेयर तरीके से नहीं हुआ। इसलिए जो प्रेसिडेंट है वहाँ के विन मियानिट, इनको अरेस्ट किया गया। उसके अलावा जो स्टेट काउंसलर है जो कि डेमोक्रेसी की सबसे ज़्यादा वोकल आवाज़ मानी जाती है, आंग सान सू की, इनको भी अरेस्ट किया गया। उसके अलावा जो रूलिंग पार्टी के और भी महत्वपूर्ण लीडर्स हैं इनको भी अरेस्ट कर दिया गया। उसके अलावा ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, ये जो है ECT श्रीलंका के द्वारा तैयार किया जा रहा है। श्रीलंका बैक आउट of an agreement with India and Japan to develop East container terminal at Colombo। तो यहाँ पर बैक आउट ऑफ एन एग्रीमेंट, तो यहाँ पर श्रीलंका ने बैक आउट किया है इस एग्रीमेंट में, जहाँ पर श्रीलंका की 51% भागीदारी रहने वाली है और जो जॉइंट वेंचर है ये 49% का यहाँ पर 49% का है, जहाँ पे इंडिया और जापान की एक सहभागिता है। उसके अलावा स्टार डस्ट 1.0, तो ये अपने आप का पहला कमर्शियल स्पेस लॉन्च है। ये यूएस से करा गया, इसका नाम है स्टार डस्ट 1.0, 31 जनवरी 2020 को किया गया। तो ये अपने आप का पहला कमर्शियल स्पेस लॉन्च है। तो इट इज़ अ लॉन्च व्हीकल सूटेड फॉर स्टूडेंट एंड बजट पेलोड्स। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट जो विद्यार्थी है उसके साथ में जो बजट पेलोड्स पे है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल लॉन्च व्हीकल है। उसके अलावा ये पावर्ड बाय बायोफ्यूल की बायोफ्यूल के द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है हमारे जो साइंस है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो एस्ट्रो साइंस है उसके क्षेत्र में। तो चलिए हमारा आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप लॉ सीखो की वेबसाइट से ले सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।